अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय जो बैठक है दोस्तों, यह सिंगापुर में आयोजित किया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बात करें आईएलओ की, तो आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, यानी कि श्रम से जुड़ा हुआ संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जिसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों वह जिनेवा में है। तो जिनेवा में इसका मुख्यालय है, ये आप रखेंगे याद, और इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी। दिसंबर 2022 में किस हवाई अड्डे पर भारत के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल और देश के पहले चार्टर गेटवे का उद्घाटन किया गया? तो दिसंबर 2022 में देश के पहले जो चार्टर गेटवे और देश के सबसे बड़े बिजनेस जेट टर्मिनल का उद्घाटन जो है वह कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है, और देश का सबसे बड़ा बिजनेस जेट टर्मिनल है, और नंबरिंग में देखा जाए तो चौथा जेट टर्मिनल है। तो चौथा जो है टर्मिनल है बिजनेस टर्मिनल, और देश का पहला चार्टर गेटवे है। तो ये दोनों आप याद रखेंगे। ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यह इसे स्थापित किया, इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में ड्रोन सेवाओं के माध्यम से दवाएं पहुंचाने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ड्रोन सेवाओं का उपयोग दवाओं को पहुंचाने में स्वास्थ्य क्षेत्र में किया जा रहा है। तो इसमें पहला जो राज्य जो पूर्वोत्तर भारत का है वह बन गया है मेघालय। तो पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य जिसने ड्रोन सेवाओं का उपयोग दवाओं को पहुंचाने में किया है वह राज्य है मेघालय। यदि पूरे भारत में पूछा जाए कि पूरे भारत में सबसे पहले किस राज्य ने ऐसी शुरुआत की थी, तो वह है उत्तराखंड। तो आपसे पूरा पूछा जाए कि पहला राज्य देश में कौन है, तो उत्तराखंड। पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन है, तो आपका उत्तर जाएगा मेघालय। आप याद रखेंगे, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने ड्रोन सेवाओं का उपयोग दवाओं को पहुंचाने में किया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य मेघालय है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर दोस्तों चेन्नई में। चेन्नई में उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया है। चेन्नई में गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 को भी उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। देखिए दोस्तों, दोनों कार्यक्रम एक ही दिन शुरू हुए थे। पहला जो है अनुराग ठाकुर जी के द्वारा भारत के पहले ड्रोन स्किलिंग एंड ट्रेनिंग वर्चुअल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी उद्घाटन किया गया चेन्नई में, और साथ ही साथ उन्होंने गरुड़ एरोस्पेस की ड्रोन यात्रा ऑपरेशन 777 यानी कि ऑपरेशन 777 को जो हरी झंडी दिखाई। ऑपरेशन 777 क्या है इसके बारे में बता दूं कि 777 जिलों में कृषि क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ऑपरेशन 777 की शुरुआत चेन्नई में की गई है। तो आप याद रखेंगे, हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि ऑपरेशन 777 क्या है। तो कृषि क्षेत्र में 777 जिलों में जो ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा चेन्नई में किया गया। तो ये आप याद रखेंगे। प्रश्न संख्या 9, आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करने, इसके भविष्य की कल्पना करने और आयुर्वेद वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपको मैं बता दूं, इसका उत्तर है ऑप्शन ए गोवा के पणजी में। इसका मूल उद्देश्य है कि आयुर्वेद क्षेत्र को मजबूत करना है, भविष्य में इसकी कल्पनाओं को बेहतर करना है, साथ ही साथ जो आयुर्वेद वाणिज्य है उसको बढ़ावा देना है। ये 3 मूल उद्देश्यों से जो है 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया। वर्तमान में गोवा के जो राज्यपाल है पी श्रीधरन पिल्लई हैं, और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है प्रमोद सावंत। ये आप याद रखेंगे। प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा के साथ साथ उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह है तमिलनाडु, जिसका मूल उद्देश्य है कि राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाए, साथ ही साथ उन्हें पुनर्स्थापित की जाए। इसके लिए अपना जलवायु प्रदूषण मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो बन गया है वह है तमिलनाडु। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वर्तमान में तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है MK स्टालिन। ये भी आप याद रखेंगे। भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहल में शामिल किया गया है? तो भारत सरकार की पहल नमामि गंगे परियोजना को जो है संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष 10 फ्लैगशिप परियोजना में शामिल किया गया है। बात करें नमामि गंगे पहल की, तो नमामि गंगा पहल जो है जून 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। इसका जो मूल उद्देश्य था, यह एक तरफ जो है गंगा को सुरक्षित रखना, यानी गंगा की स्वच्छता को बनाए रखना, और साथ ही साथ जो
पेयजल है उसको भी सुरक्षित रखना है। तो एक प्रकार का यह एकीकृत संरक्षण मिशन था जिसे 2014 में शुरू किया गया था। बात करें इसमें अन्य जो मिशन है, स्वच्छ भारत अभियान दोस्तों 2014 में ही शुरू किया गया था भारत को स्वच्छ बनाने के लिए। मेक इन इंडिया पहल 2014 में शुरू किया गया था। इसका मूल उद्देश्य था कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए, भारत में निवेश को आकर्षित किया जाए, रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। बात करें आयुष्मान भारत योजना की, तो आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। भारत में जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, गरीब और आम लोगों को स्वास्थ्य तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए प्रति परिवार तहत जो है इसमें लाभ दिया जाता है। IUCN रेड लिस्ट में किन हिमालयी पौधे औषधीय पौधों को शामिल किया गया है? IUCN की रेड लिस्ट में दोस्तों 3 अभी हाल ही में हिमालय पौधों को शामिल किया गया है। पहला है मोजोट्रिफिक पेलिटा, दूसरा है फ्रिटिलारिया सिरोहोसा और तीसरा है डेक्टाइलोरिजा हटागिरिया। ये थोड़ा नाम डिफ़िकल्ट है इसलिए बोलने में मुझे थोड़ा तकलीफ हुई। इसका जो नाम बस आप ध्यान रखेंगे कि पेलिटा है, सिरोहोसा है और हटागिरिया है। ये 3 आप नाम याद रख लेंगे। ये 3 जो हाल ही में औषधीय पौधे हैं हिमालय क्षेत्र के, इन्हें IUCN के रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। IUCN का रेड लिस्ट जो क्या है वो बता देता हूँ आपको दोस्तों। IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, यानी कि एक ऐसी संस्था है जो कि प्रकृति के संरक्षण के लिए स्थापित की गई थी 1967 में। तो 1967 में इसकी स्थापना की गई थी। बात करें रेड लिस्ट की, तो रेड लिस्ट में वैसे प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो विलुप्ति की ओर है, यानी कि जो बिल्कुल अब विलुप्त होने वाले हैं, उन पौधों को और प्रजातियों को इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? एक तरफ व्यक्ति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ जो है वो किस पद पर नियुक्त किए गए हैं वो दिया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपको याद रखना है ए और बी। सुखविंदर सिंह सुक्खू हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं और साजी केवी जो है हाल ही में नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। मेघना अहलावत जो है TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन पहला और दूसरा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस देश में पहली बार 2 महिलाओं, एक वित्त मंत्री हैं जिनका नाम है जेनेट येलेन और दूसरी हैं कोषाध्यक्ष मैरिलीन मेलेरवा, इन दोनों के हस्ताक्षर वाला बैंक नोट जारी किया गया? तो पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश की महिला जो वित्त मंत्री भी महिला है और वहाँ की कोषाध्यक्ष भी महिला है, तो वहाँ का जो नोट जारी किया गया उसमें वित्त मंत्री और कोषाध्यक्ष दोनों का सिग्नेचर होगा। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो वित्त मंत्री है वो जेनेट येलेन है, महिला है, और कोषाध्यक्ष जो है मैरिलीन मेलेरवा है जो कि महिला है। तो इस प्रकार अमेरिका में ऐसे पहली बार हुआ है कि जब 2 महिलाओं के हस्ताक्षर वाला एक बैंक नोट जारी किया गया है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम बनाया गया है? तो ये प्रश्न पहले भी हम लोगों ने डील किया था। भारत की मशहूर हॉकी प्लेयर रानी रामपाल जी के नाम पर रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। आप इसे याद रखेंगे। इसका नाम क्या रखा गया है? तो रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ इस स्टेडियम का नाम रखा गया है। तो यह कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के रायबरेली में स्थापित किया गया है और रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। तो यह पहली बार हुआ है जब किसी महिला खिलाड़ी के नाम पर किसी स्टेडियम का नाम रखा गया हो, इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण ने राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, नई दिल्ली में। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण राज्य मंत्री भारती प्रवीण जी के द्वारा राष्ट्रीय मातृत्व कार्यशाला का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एक तरफ जो व्यक्ति का नाम दिया गया है, दूसरी तरफ संबंधित क्षेत्र दिया गया है, तो आपको बोला गया है मिलान करने के लिए। दीना बोलुआर्टे जो है पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे याद रखेंगे कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति दीना बोलुआर्टे हैं। राजीव लक्ष्मण करंदीकर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष बने हैं और केविन मैकार्थी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष बने हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दीना बोलुआर्टे हैं जो कि पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं।
बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है जो एक ही बार में महीनों भर की हरित ऊर्जा को भंडारित कर सकती है? तो यह जो स्थापना किया गया है यह फिनलैंड में स्थापित किया गया है, वहाँ पे यह बनाया गया है। यह सैंड बैटरी है जो पूरी तरह से काम करने वाली है दोस्तों। ये ऐसा नहीं कि ये काम नहीं करती है, सैंड बैटरी बनाया गया है जिसमें कि हरित ऊर्जा को एवं ऊष्मा को भंडारित किया जा सकेगा। कितने दिनों के लिए? तो महीनों दिन के लिए इसे भंडारित करके सैंड बैटरी में रखा जा सकेगा। यह स्थापित किया गया है फिनलैंड में। तो ऑप्शन सी इसका जो है वह सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। फोर्ब्स की विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में 2022 की वार्षिक सूची के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो 2022 की जो सूची हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई उसमें विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की चर्चा की गई है। इसे बात करें हमारे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी की, तो वह इस 100 महिलाओं में 36वें नंबर पर है। पहले जो है यह 37वें रैंक पर थी, एक इनका सुधार हुआ है, अब ये 36वें रैंक पर है। भारत की 6 महिलाओं को 100 सूची में शामिल किया गया है। तो कुल 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 6 महिलाएं शामिल हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और इसी का स्क्वायर कर दीजिए, जिसमें सबसे टॉप पर जो भारत की ओर से है वह निर्मला सीतारमण जी हैं, वह 36वें नंबर पर है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। यह अभी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है कि यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष है उनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है। बात करें अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की, तो उनका स्थान इसमें तीसरा है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि भारतीय मूल की है, इसलिए हो सकता है कहीं पूछ दे आपसे। भारतीय मूल की कमला हैरिस जो है विश्व में 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस स्थान पर है? तो इसका उत्तर होगा 3 नंबर पर है वो। बाकी इसमें जो ऑप्शन डी है बिल्कुल सही है। निर्मला सीतारमण 36वें स्थान पर, कुल 6 भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है पहले रैंक पर है। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है जो समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है? इस उत्पाद का नाम सिंधुजा 1 रखा गया है, तो जिसका अर्थ है समुद्र से उत्पन्न। दोस्तों डी जो ऑप्शन है यह बिल्कुल सही है। आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इसे विकसित किया है। यह ओशन वेव एनर्जी कन्वर्टर है, यानी कि समुद्री तरंगों से बिजली उत्पन्न कर सकता है, ऐसा एक कन्वर्टर बनाया गया है। इसका नाम जो रखा गया है वो सिंधुजा रखा गया है, ये भी आप याद रखेंगे। आईआईटी मद्रास ने बनाया है, आईआईटी मद्रास के छात्रों ने इसे बनाया है। पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बाहर डैश में आयोजित किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब नौसेना दिवस को जो है राजधानी से बाहर मनाया गया है। दोस्तों आपको कमेंट में यह लिखना है कि भारतीय नौसेना दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। मैं इसका उत्तर अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। भारतीय नौसेना दिवस जो इस वर्ष मनाया गया है वह दिल्ली से बाहर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है दोस्तों। तो आप इसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में इस वर्ष जो है नौसेना दिवस मनाया गया। तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के रामकृष्ण समुद्र तट पर, नाम भी याद रखेंगे, तो तट का रामकृष्ण समुद्र तट है, वहाँ पे इस वर्ष जो है नौसेना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। विश्व मृदा दिवस जो प्रतिवर्ष जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है, इस वर्ष 2022 में जो मनाया गया उसका थीम क्या था? तो इसका जो थीम था वह था सॉइल्स वेयर फूड बिगिंस। यदि हिंदी में बात करें तो मृदा जिससे अनाज उत्पादित हो, यह इसका जो है थीम था। तो सॉइल्स वेयर फूड्स बिगिंस, और इसका हिंदी अर्थ है मृदा जिससे अनाज उत्पादित हो, तो यह इसका थीम था। मृदा दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए यह आयोजित किया जाता है। प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा के लिए किसके नेतृत्व में एक पैनल का गठन किया है? तो यह जो पैनल गठित किया गया है वह अमरजीत सिन्हा जी के नेतृत्व में गठित किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। और इसका उद्देश्य क्या है कि मनरेगा के कामकाज की समीक्षा की जाए। और मनरेगा किस मंत्रालय के तहत संचालित की जाती है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत यह संचालित की जाती है। 1 जनवरी 2023 को एक वर्ष के लिए भारत निम्नलिखित में से किस संगठन की अध्यक्षता ग्रहण करेगा? तो 1 जनवरी 2023 से जो है भारत ने अध्यक्षता ग्रहण कर ली है, चूँकि यह प्रश्न दिसंबर में बनाया जा रहा था।
तो उस समय यह था कि करेगा, लेकिन भारत ने इसकी अध्यक्षता ग्रहण कर ली है। किसकी अध्यक्षता ग्रहण की है? तो वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत ने ग्रहण की है। तो आप इसे याद रखेंगे कि वासेनार अरेंजमेंट की अध्यक्षता भारत ने 1 जनवरी से ग्रहण कर ली है। बात करें वासेनार सम्मेलन की, तो इसका स्थापना वर्ष 1996 में किया गया था और इसमें 42 देश शामिल हैं और इसका मुख्यालय जो है वह ऑस्ट्रिया के वियना में स्थित है। तो वासेनार अरेंजमेंट का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। वर्ष 1996 में इसका गठन किया गया था और 42 इसमें सदस्य देश शामिल है। इस वासेनार अरेंजमेंट का जो मुख्य उद्देश्य है कि यह एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था को लागू कर सके। तो इस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था। किस संस्था ने अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की? तो दोस्तों, अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 जो रिपोर्ट है वह WMO के द्वारा जारी किया गया है। WMO द्वारा यानी कि विश्व मौसम संगठन के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। विश्व मौसम संगठन की स्थापना 1950 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में स्थित है। इसने हाल ही में जो है इस संगठन ने हाल ही में अपनी पहली वार्षिक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021 जारी की है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। डीजी यात्रा को समस्त हवाई अड्डों पर चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जा रहा है। पहले चरण में 3 हवाई अड्डों के लिए 1 दिसंबर 2022 को डीजी यात्रा शुरू की गई है। वो कौन से 3 हवाई अड्डे हैं? तो दोस्तों, वो जो 3 हवाई अड्डे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु जो है वो 3 हवाई अड्डे हैं जिन पर जो है यह शुरू किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। फीफा विश्व कप इतिहास में पुरुषों के टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी कौन बनी? तो हाल ही में जो फीफा आयोजित किया गया कतर में फीफा विश्व कप 2022, उसमें पहली बार जो है एक महिला रेफरी बनी जो कि पुरुषों के टूर्नामेंट में थी। तो याद रखेंगे उनका नाम, फ्रांस की स्टेफनी फ्रेपर्ट जो है पुरुषों के फीफा टूर्नामेंट में पहली महिला रेफरी बनी है। नाम याद रखेंगे, स्टेफनी फ्रेपर्ट जो कि फ्रांस की है। दुनिया में सबसे पहले किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए सफलतापूर्वक भाप का इस्तेमाल करने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने। आप समझ सकते हैं कि चंद्रमा पर जो अंतरिक्ष यान है उसको चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यह किसने घोषणा की है? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने इसकी घोषणा की है। उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों, जिसको चलाने के लिए भाप का इस्तेमाल किया जाएगा? उसका नाम है यूक्लियस। यूक्लियस इसका नाम है, ये भी आप याद रखेंगे। भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आप याद रखेंगे कि भारत ने जो है जर्मनी के साथ व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौते पर दिसंबर 2022 में हस्ताक्षर किए। इसमें वर्ड बाय वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों, व्यापक प्रवासन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता जो कि भारत ने जर्मनी के साथ किया है। वहीं बात करें 29 दिसंबर 2022 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है जो भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं वो भी बता देता हूं कि भारत ने 29 दिसंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक और सहयोग व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उसमें है आर्थिक और सहयोग व्यापार, और भारत और जर्मनी ने किया है दिसंबर 2000 में व्यापक प्रवासन और गतिशीलता भागीदारी समझौता। ये आप याद रखेंगे। जर्मनी के चांसलर कौन है दोस्तों, ये मैं आपको बता देता हूँ। ओलाफ स्क्लोज वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं। दिव्यांग के लिए अलग विभाग का उद्घाटन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो यह बन गया है महाराष्ट्र। दिव्यांगों के लिए अलग विभाग की स्थापना करने की घोषणा जो है महाराष्ट्र सरकार ने किया था। तो प्रतिवर्ष जो विकलांगता दिवस मनाया जाता है उस तिथि को जो है दिसंबर जो 2022 में मनाया गया, उस दिन जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई कि दिव्यांगों के लिए राज्य में एक अलग विभाग की स्थापना की जाएगी, और ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। ये भी आप याद रखेंगे। हाल ही में रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने पहले तटीय सुरक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? तो 1 दिसंबर 2022 को भारतीय तटरक्षक बल द्वारा जो है दोस्तों इसका आयोजन किया गया, और इसका जो उद्घाटन है वह रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जी के द्वारा किया गया। तो ये भी आप याद रखेंगे कहाँ पे किया गया, तो चेन्नई में इसका उद्घाटन किया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। किसके द्वारा आयोजित किया गया? तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा इसे आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन रक्षा सचिव गिरधर अरमाने जी ने किया था।
हाल ही में डैश में अपनी तरह का पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव आयोजित किया गया। तो कहाँ पे आयोजित किया गया दोस्तों? ये तो यह जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। अपनी तरह का यह पहला जनजातीय शीतकालीन महोत्सव था, इसे आप याद रखेंगे। अपनी तरह का पहला जो जनजातीय शीतकालीन महोत्सव है वो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आयोजित किया गया था। तो जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में अपनी तरह का पहला जो जनजातीय महोत्सव, शीतकालीन महोत्सव दोस्तों, शीतकालीन वर्ड याद रखेंगे, शीतकालीन महोत्सव बांदीपोरा में आयोजित किया गया था। हाल ही में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना की शुरुआत की है? तो यह शुरुआत की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने यह घोषणा की कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की तर्ज पर अब वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स योजना को लागू किया जाएगा। यानी प्रत्येक जिले में एक खेल को बढ़ावा देने के लिए जो है यह योजना उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लाई गई है। सेमी हाई स्पीड वनडे भारत एक्सप्रेस ट्रेन संचालित करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखेंगे कि सुरेखा यादव उनका नाम है। ये भी आप याद रखेंगे, सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सेमी हाई स्पीड ट्रेन है उसे संचालित करने वाली, यानी उसे चलाने वाली पहली महिला पायलट बन गई है। तो आप इसे याद रखेंगे। एशिया की पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव हैं। उन्होंने ही यह एक और कीर्तिमान रच दिया है कि वंदे भारत ट्रेन चलाने वाली पहली महिला संचालक बन गई है। तो नाम है सुरेखा यादव, जो कि एशिया की पहली महिला लोको पायलट भी रह चुकी है। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन डैश में आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन जो बी है यह सही उत्तर है, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। सतत खेती 2022 के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 5 दिसंबर को इस बैठक का आयोजन किया गया। आप समझ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस के रूप में जो है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। तो मृदा के प्रबंधन के लिए, मृदा के स्वस्थ रखने के लिए एक राष्ट्रीय सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसका मूल उद्देश्य देश में है कि सतत खेती को बढ़ावा दिया जा सके। भारत का पहला गोल्ड एटीएम व दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया है? दोस्तों, पैसे देकर के गोल्ड सिक्के जो है उस एटीएम से निकलेंगे, उसमें पैसे डालने से वो उसमें जो है गोल्ड जो है वह सिक्के लगेंगे। गोल्डन कलर का यह एटीएम भी है। तो इस तरीके से यह पहला जो है गोल्ड एटीएम है और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है। यानी कि आप जितने पैसे अगर सोने के जो मूल्य के बराबर उसमें डालेंगे तो उस हिसाब से आपको उसमें सोने के सिक्के मिलेंगे। तो यह कहाँ पे लगाया गया है? तो यह हैदराबाद में लगाया गया है। तेलंगाना के हैदराबाद के बेगमपेट में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है। तो किस कंपनी के द्वारा स्थापित किया गया है? तो स्टार्टअप ओपन क्यूब टेक्नोलॉजी जो प्राइवेट लिमिटेड है उसकी तकनीक के समर्थन से गोल्ड सिक्का, एक कंपनी है गोल्ड सिक्का, उसके द्वारा इसे लगाया गया है। तो गोल्ड सिक्का के द्वारा लगाया गया है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम है और इसे हैदराबाद में लगाया गया है। हाल ही में विदेशों में प्रवासी कामगारों से 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि प्रवासी भारतीय जो विदेशों से भारत में धन लाते हैं वो जो आंकड़ा है वो 100 अरब डॉलर को पार कर गया है और ऐसा पहला देश भारत बन गया है। प्रवासियों द्वारा जो भारत में जो प्रेषण भेजा जाता है, वहाँ से कमा करके अपने परिवारों को जो पैसा भेजते हैं उसे प्रेषण कहते हैं। और इस मामले में भारत जो है अग्रणी देश है और भारत 100 अरब डॉलर का आंकड़ा पार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। वर्ष 2021 में भारत ने कुल 89.4 प्रेषण प्राप्त किया था। यानी कि भारतीय जो भारत विदेशों में रहते हैं वो 89.4 अरब डॉलर का जो है प्रेषण भारत को भेजा था। वहीं 2022 में बात करें तो 2022 में यह आंकड़ा 100 अरब डॉलर को पार कर गया है। और इसी के साथ भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने 100 अरब डॉलर का प्रेषण प्राप्त किया है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की ओर। नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो नेत्रहीनों के लिए दोस्तों तीसरा T20 विश्व कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और भारत ने बांग्लादेश को हरा करके यह खिताब जीत लिया है। तो भारत ने लगातार 3 बार जो है यह टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है। चूंकि यह 3 बार ही आयोजित किया गया है तो पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही जो टूर्नामेंट है उसके विजेता भारत है। तो भारत ने इस बार नेत्रहीनों T20 की मेजबानी की, भारत ने ही की
और इस वर्ष जीते भारत ने ही जीत लिया बांग्लादेश को हरा करके। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह थे। ये सभी के सभी कथन दोस्तों सही है, आप इसे याद रखेंगे। ब्रांड एम्बेसडर कौन? तो युवराज सिंह। आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत में किया गया। भारत ने किस देश को हराया? तो बांग्लादेश को हराया। कितनी बार जीता? तो तीसरी बार जीता। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये कौन सा है? तो नेत्रहीनों के लिए तीसरा T20 विश्व कप है। कोलंबिया में आयोजित भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? तो कोलंबिया में आयोजित किया गया था दोस्तों भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप 2022, जिसमें मीराबाई चानू जो कि भारत की मणिपुर की रहने वाली हैं, वो वेट लिफ्टर हैं। उन्होंने भारोत्तोलन में 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। कोलंबिया में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2022 में मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डैश में ग्लोबल मिलेट्स 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2022 पर एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। तो आपको मैंने पहले भी यह बताया है, प्रश्न रिपीट हो गया है। यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है श्री ग्लोबल मिलेट्स शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया, वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य पुरस्कार अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? आप जानते होंगे कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार है। और यह प्रतिवर्ष जो है लगभग 24 भाषाओं के लिए प्रतिवर्ष यह जारी किया जाता है। और 2022 के लिए जो 24 भाषाओं के लिए यह घोषणा किया गया था, उसमें अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय जी को दिया गया है। तो उनकी कृति जो है उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। बात करें हिंदी की, तो हिंदी के लिए जो है बद्री नारायण जी को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों आप याद रखेंगे। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को दिया जाएगा और अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय जी को दिया जाएगा। बद्री नारायण जी ने क्या लिखा है? तो उन्होंने एक कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द लिखा है, जिसके लिए दिया जाएगा। और बात करें अंग्रेजी में अनुराधा राय जी की, तो उनका किताब का उपन्यास का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। फीफा विश्व कप 2022 में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया गया, वो कौन बने हैं? तो फीफा विश्व कप 2022 दोस्तों इस वर्ष कतर में आयोजित किया गया और सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को गोल्डन बूट पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष जो है किलियन एम्बापे को जो है यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। हालांकि फ्रांस लास्ट में फाइनल में हार गया अर्जेंटीना से, लेकिन सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड जो इस वर्ष रहा वह किलियन एम्बापे के पास था। उन्होंने दोस्तों 8 गोल किए इस पूरे टूर्नामेंट में फीफा विश्व कप में, और सर्वाधिक गोल करने का जो गोल्डन बूट पुरस्कार है उन्होंने प्राप्त किया। यदि बात करें गोल्डन बॉल की, तो गोल्डन बॉल का जो पुरस्कार है वह लियोनेल मेसी को दिया गया, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैविक विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की 15वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो आप जानते होंगे कि जैव विविधता पर जो बैठक आयोजित किया जाता है उसे भी कॉप कहा जाता है। तो COP 15 जो जैव विविधता पर आयोजित था वह कहाँ आयोजित किया गया? तो यह मॉन्ट्रियल यानी कनाडा में आयोजित किया गया था। कनाडा में आयोजित इस जैव विविधता पर जो है कई निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे एक महत्वपूर्ण निर्णय था कि 2030 तक पृथ्वी के 30% हिस्से को जो है संरक्षित क्षेत्र बनाना है। इस बात पर जो है इसमें जो है बात पर सभी लोगों ने सहमति व्यक्त की कि 2030 तक पृथ्वी के 30% जो हिस्से है उसको सुरक्षित बनाना है। साथ ही साथ इस बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि विकासशील देशों को लगभग $3 करोड़ जो है सालाना संरक्षण मदद की जाएगी। तो जो विकासशील देश है उनको जैव विविधता की सुरक्षा के लिए विकसित देशों द्वारा प्रतिवर्ष $3 करोड़ जो है सालाना जो है वह मदद की जाएगी। किसके लिए? तो यह जैव विविधता के संरक्षण के लिए दिया जाएगा। किस राज्य के हट्टी समुदाय को SC/ST दर्जा देने के लिए संसद ने संविधान अनुसूचित जाति आदेश तीसरी संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है? तो संसद ने विधेयक पारित किया है किस राज्य के हट्टी समुदाय को ST का दर्जा देने के लिए? तो यह हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। आप इसे याद रखेंगे, हिमाचल प्रदेश के हट्टी समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया है। तो हो सकता है आपसे पूछ दे कि हट्टी समुदाय किस राज्य से संबंधित है, तो उसका आंसर है हिमाचल प्रदेश।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बन गए हैं? तो वह पहले मनोनीत सदस्य जिसे उपसभापति के पैनल में शामिल करने की घोषणा की गई है वह सदस्य हैं पीटी उषा। यह घोषणा किसने की? तो यह घोषणा सभापति जगदीप धनखड़ जी के द्वारा की गई है। तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जो है राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। ये आप जानते होंगे कि राज्यसभा के जो सभापति होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, और उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं वो है पीटी उषा। पीटी उषा भारत की पूर्व धाविका है, ये आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। 46, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस कंपनी के भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस। बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनी है उसने भारत के पहले जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद की घोषणा की है, जिसे नितिन गडकरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे कि यह भारत का पहला जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि यह बॉन्ड जो है बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा। तो यह बुनियादी ढांचा जो परियोजना है उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के रूप में कार्य करेगा, और इसे नितिन गडकरी द्वारा लॉन्च किया गया है। विचार की स्वतंत्रता के लिए यूरोपीय संसद का 2022 का सखारोव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? सखारोव पुरस्कार 2022 जो है वह यूक्रेन के लोगों को दिया गया है। यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए यूरोपीय संसद द्वारा 2022 का सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। यूक्रेन के लोगों को उनकी बहादुरी के लिए जो है सखारोव पुरस्कार दिया गया है यूरोपीय संसद के द्वारा। यूरोपीय संसद के मुख्यालय जो स्ट्रासबर्ग फ्रांस में है वहाँ पे यह सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के लोगों के लिए घोषित किया गया है। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। फीफा विश्व कप का जो फाइनल मैच है वह लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में आयोजित किया गया। यह बिल्कुल सही है। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप फुटबॉल का खिताब जीता। अर्जेंटीना ने पेनल्टी में जो है फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप का खिताब जीता। और लियोनेल मेसी ने फीफा विश्व कप में जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता। सभी के सभी कथन दोस्तों सही है। इस प्रकार जो है आप याद रखेंगे कि फीफा विश्व कप 2022 कतर में आयोजित किया गया। कतर के लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में यह फाइनल खेला गया। अर्जेंटीना ने तीसरी बार फीफा विश्व कप जीता और अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल का पुरस्कार दिया। किलियन एम्बाप्पे को जो है गोल्डन बूट का पुरस्कार दिया गया। ये भी आप याद रखेंगे। इस वर्ष जो कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप का जो मैस्कॉट था वह था लाइव, इसे भी आपको याद रखना है। और 2026 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा फीफा विश्व कप? तो 2026 में इसे आयोजित किया जाएगा